आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। लेट्स रिज्यूम अवर सेशन। हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जुओलॉजी का पेपर फर्स्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर कोर जुओलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इन्वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। इसके अलावा काफी सारी यूनिट्स है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें इन्वर्टिब्रेट से रिलेटेड हमने 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अभी 11th क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following echinoderm apical nervous system is present? So echinoderms के अंदर टू टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक होता है एपिकल एंड एक होता है ओरल नर्वस सिस्टम। एपिकल नर्वस सिस्टम को एब ओरल भी बोला जाता है। एब ओरल, एब ओरल मीन्स अवे फ्रॉम द माउथ। तो माउथ से दूर अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा एब ओरल या फिर एपिकल नर्वस सिस्टम। एंड ओरल नर्वस सिस्टम अलग टाइप का होता है, इसके जस्ट अपोजिट होगा। जो अदर कुछ इकाइनोडर्म्स में ओरल नर्वस सिस्टम होता है, कुछ इकाइनोडर्म में एब ओरल एक नर्वस सिस्टम होता है। तो इसमें पूछा है कि एपिकल नर्वस सिस्टम या एब ओरल नर्वस सिस्टम किसमें होता है, तो ये होता है मेनली क्रीनोइडिया। तो जो एपिकल नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट रहता है क्रीनोइडिया के अंदर, जिसके अंदर आते हैं हमारे जो सी लिलीज एंड फेदर स्टार वगैरह इसमें आते हैं। तो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है एब ओरल और एपिकल नर्वस सिस्टम। होलोथुरोइडिया जिसके अंदर होलोथूरिया आता है, इकाइनोइडिया जिसके अंदर सी अर्चिन एंड ओफियूरोइडिया जिसके अंदर ब्रिटल स्टार्स आते हैं। इन सब के अंदर इस टाइप का ओरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है। लेकिन क्रीनोइडिया एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर थोड़ा एडवांस टाइप का एब ओरल एपिकल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज फाउंड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द प्लाज्मा ऑफ प्रोटोब्रैंक? तो प्रोटोब्रैंक जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होता है, ना कि किसी स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर प्रेजेंट होने की बजाय ये किसमें प्रेजेंट रहता है, डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व रहता है। तो ऐसा कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? और प्रोटोब्रैंक क्या होते हैं? प्रोटोब्रैंक जो बाइवोल्व मोलस्क जो होते हैं प्रोटोब्रैंक, उनके अंदर लाइक न्यूकुला वगैरह, उनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो डिसॉल्व रहता है डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर, और इस टाइप के रेस्पिरेटरी पिगमेंट को बोला जाता है हीमोसाइनिन। तो यहाँ पर हीमोसाइनिन जो ब्लू कलर का होता है जिसके अंदर कॉपर प्रेजेंट रहता है, ये डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व रहेगा। काफी सारे मोलस्का के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड कुछ ऑर्थोपोड्स के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा। प्रोटोब्रैंक बाइवोल्व जो होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की जो कैरिंग होती है, ऑक्सीजन कैरीज जो होता है वो विदाउट एनी सेल होता है, किसी विदाउट एनी ब्लड सेल होता है, कोई ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं रहती है, डायरेक्ट प्लाज्मा के अंदर और रेस्पिरेटरी पिगमेंट उसमें डिसॉल्व रहता है और ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इसमें आंसर ये जो प्रोटो ब्रांच बाइवोल्व है उसके अंदर हीमोसाइनिन प्रेजेंट रहता है जो मोलस्का का एक ग्रुप है। इसके अलावा अदर ऑप्शंस देखें तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में हमें पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी हायर यूकेरियोट्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ये रेड कलर का होता है, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट रहेगा। और कुछ मोलस्क के अंदर अगर ये प्रेजेंट भी रहता है तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ये फ्रीली डिसॉल्व नहीं हो पाएगा प्लाज्मा के अंदर एक्सेप्ट सम एनालिड्स। तो हीमोग्लोबिन हो गया। फिर क्लोरोफ्लोरिन जो है वो भी एनालिडा के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये ग्रीनिश पिगमेंट होता है और ये बाइवॉल्व के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा। हिम इरिथ्रिन की बात करें तो ये वॉयलेट पिगमेंट होता है जो कुछ जैसे साइपेनक्यूलस है, ब्रेंकियोपोड्स हैं, उनके अंदर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये बायोवोल्व के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसी वजह से हीमोग्लोबिन, हिमिरिथ्रिन एंड क्लोरोफ्लोरिन ये सारी रॉन्ग हो जाएंगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। हीमोसाइनिन जो है वो प्रोटोब्रैंक के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में रहता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये कोई स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर नहीं रह के डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व रहने वाला एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the infective stage in the life cycle of Ascaris? So Ascaris की जो लाइफ साइकिल है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल है और इसमें जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसके बारे में पूछा है। एस्केरिस जिसको ह्यूमन राउंड वर्म भी बोला जाता है, दिस इज द राउंड वर्म जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले एस्केरिस के अंदर जो लार्वा होता है, जो एस्केरिस है वो मेनली क्या है, मोनोजीनस है, मोनोजीनस
मोनोजीनस का मतलब होता है कि ये ओनली एक ही होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो एस्केरिस की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होगी ह्यूमन बींग्स के अंदर, और ओनली एक ही इसका होस्ट है। तो ह्यूमन बींग से जो फर्स्ट इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग है, कोई भी इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग है, उससे अनफर्टिलाइज्ड जो एग है वो रिलीज होंगे फीसिस के थ्रू, और फिर उसको वो सॉइल के अंदर क्या होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे, सॉइल में फर्टिलाइज्ड होंगे। और सॉइल के अंदर ये फर्टिलाइज्ड होते हैं 2 to 4 वीक्स के अंदर। इसको 2 to 4 वीक्स का इसमें टाइमिंग लगता है। देन ये जैसे ही फर्टिलाइज्ड होंगे, सॉइल के अंदर ही इसके जो एग है उसके अंदर जो लार्वा है वो फर्स्ट इसमें मोल्ट होता है, फर्स्ट मोल्ट। और फर्स्ट मोल्टिंग कहाँ पे होगी, इसकी सॉइल के अंदर ही होगी। फर्स्ट मोल्ट से इसमें जो लार्वा रिलीज होता है वो होता है L2, सेकेंड स्टेज ऑफ द लार्वा। और ये L2 जो स्टेज होती है यही इन्फेक्टिव स्टेज होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो इसमें जो सेकेंड स्टेज ऑफ रेबिडिटी फॉर्म लार्वा है, जिसको L2 फॉर्म भी बोला जाता है, ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। उसके बाद L2 इसमें इन्फेक्ट करने के बाद ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करेगी L2 स्टेज। और L2 स्टेज ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट करने के बाद ये इंजेस्ट होगी कंटामिनेटेड फूड या वाटर के फॉर्म में। और उसके बाद ये इंटेस्टाइन में हैच होगी। उसके बाद ये जाएगी इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में इसकी हैचिंग होगी। इंटेस्टाइन के बाद ये ब्लड के थ्रू लंग्स के अंदर जाएगी। ब्लड के थ्रू जैसे ही लंग्स के अंदर पहुंचेगी, इसमें मोल्टिंग होगी L3 एंड L4 के अंदर। तो लंग्स के अंदर इसकी L3 एंड L4 जो लार्वल स्टेज है, थर्ड एंड फोर्थ, उसमें मोल्टिंग होगी। देन ये रिटर्न होगी वापस से इंटेस्टाइन में। तो यही L3 एंड L4 वापस से इंटेस्टाइन के अंदर रिटर्न हो जाएगी, और इसमें एडल्ट के अंदर ये मेच्योर हो जाएगी इंटेस्टाइन के अंदर ही। और फिर ये एडल्ट वापस से एग लेइंग करेंगे, और ये अनफर्टिलाइज्ड एग वापस से फीसेस के थ्रू वापस सॉइल में जाएंगे, और यही लाइफ साइकिल इसका चलता रहेगा। तो इसमें अगर आंसर तो हमारा मिल गया है सेकंड स्टेज ऑफ रेबिडिटी फॉर्म लार्वा। इसके अलावा एस्केरिस की जो भी लार्वल स्टेज है उसके बारे में हमें पता चल गया कि किस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एनिमल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोसिलोमेट। तो स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और इसके सारे एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, एनिमल्स को डिवाइड करा किया जाता है एसिलोम, एसिलोम के बेस, जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं रहेगी, जैसे कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहेगी, तो उसको बोला जाता है एसिलोमेटा। एंड जिनके अंदर फॉल्स कैविटी प्रेजेंट रहती है, फॉल्स कैविटी कैसे होगी अभी हम देखेंगे, उसको बोलेंगे शूडोसिलोमेट, शूडोसिलोमेट। एंड एक होते हैं शूडोसिलोमेट, और एक होता है इसमें सिलोमेट, जिनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट रहेगी। एसिलोमेट जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहेगी, उनके एग्जाम्पल्स अभी बताए इसमें बात करें तो यहाँ पर एसिलोमेट के जो एग्जाम्पल्स है उनकी अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले पोरीफेरा। पोरीफेरा के बारे में हमें पता है, कोर बियरिंग एनिमल्स हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके अंदर कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा है नीडेरिया, नीडेरिया या फिर जिनको सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है, उनके अंदर भी ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, और इसमें भी कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा बात करें तो प्लेटी हेलमिंथीस, प्लेटी हेलमिंथीस जो जिनको प्लेटफॉर्म्स बोला जाता है, फर्स्ट टाइम इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स फॉर्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी बॉडी कैविटी जो सिलोम है वो प्रेजेंट नहीं रहती है। तो ये भी एसिलोमेट की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा आता है एक जो माइनर फाइला है, उसमें आता है, माइनर फाइला से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इस वजह से हम इसको भी देखेंगे, निमरटिया। निमरटिया के अंदर भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहेगी, इनकी जो बॉडी है वो मेसेनकाइम से फिल्ड रहती है। तो ये सारे जो भी एनिमल्स हैं, जो भी फाइलम्स है, उनके अंदर बॉडी जो कैविटी है उनके अंदर मेसेनकाइम फिल्ड रहता है। और एक लास्ट है एंटोप्रोक्टा, लास्ट वन इज एंटोप्रोक्टा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एंटोप्रोक्टा।
प्रोक्टा। तो ये आपके शॉर्ट नोट में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स है, उसके अंदर पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थेस, निमर्टिया एंड एंटोप्रोक्टा, इनके एग्जांपल्स के साथ साथ में आप लिख लेना। तो ये सारे हो गए एसिलोमेट। अब बात करें शूडोसिलोमेट की, तो शूडोसिलोमेट्स प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद में जो आता है एस्केल्मिन्थेस, वहां से वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें शूडोसिलोमेट्स। और एस्केल्मिन्थेस के अलावा इसमें एस्केल्मिन्थेस को हम निमेटोडा भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, एस्केल्मिन्थेस दे रखा है या निमेटोडा दे रखा है, दोनों ही एक ही चीज है। इसके अलावा प्रोटीफेरा, एकेंथोसिफेला, एकेंथोसिफेला जिसमें एकेंथोसिफेलस वगैरह आते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोट्राइका, गैस्ट्रोट्राइका एंड गैस्ट्रोट्राइका के अलावा एकेंथोसिफेला हो गया, गैस्ट्रोट्राइका एंड देन काइनोरिंका, यहाँ पर लिख देती हूँ काइनोरिंका। ये सारे एग्जांपल्स हैं शूडोसिलोमेट्स के। तो इनके एनिमल्स के साथ साथ में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि काइनोरिंका, एकेंथोसिफेलस, निमेटोडा, एस्केल्मिन्थेस, रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, ये सारे क्या है, शूडोसिलोमेट्स है। अब इनको मैं रब कर रही हूँ, यहाँ पर सिलोमेट के एग्जांपल्स हम लिखेंगे। इनको आप किसी शॉर्ट नोट में जरूर नोट डाउन कर लेना ताकि आपको आगे रिवाइज करने में इसमें हेल्प रहेगी। अब है सिलोमेट। सिलोमेट को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं साइजोसिलोमस, एक है यहाँ पर साइजोसिलोमेट एंड एक होते हैं यूसिलोमेट। साइजोसिलोम मतलब इसकी जो इसका जो जनरेशन होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है इस सिलोम का, ये मीजोडर्म की जो स्प्लिटिंग होती है उसके थ्रू होता है। लेकिन यूसिलोमेट की जो फॉर्मेशन होता है वो होता है थ्रू द आउट पॉकेटिंग ऑफ गट और आर्केंटेरोम। जो आर्केंटेरोम प्रिमिटिव गट होती है उसके आउट पॉकेटिंग से जो भी सिलोम बनती है उसको बोला जाता है यूसिलोमेट, जो ट्रू सिलोम होती है एक टाइप की। और स्यूडोसिलोमेट की बात करें तो ये ब्लास्टोसिल कैविटी से डिराइव्ड होता है। तो ब्लास्टो सील कैविटी, इसमें मेसोडर्म पूरी लाइनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, इसी वजह से ब्लास्टोसिल की जो कैविटी से डिराइव्ड सिलोम होती है उसको बोला जाता है स्यूडोसिलोमेट। अब साइजोसिलोमेट के एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे आ जाएगा एनेलिडा, मोलस्का एंड ऑर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ये तीनों ही जो भी प्रोटोस्टॉम्स है वो इसके अंदर आ जाएंगे, साइजोसिलोम्स के अंदर, साइजोसिलोमेट के अंदर। एंड एंटेरोसिलोम के अंदर आ जाएंगे इकाइनोडर्मेटा, इसको बोला जाता है एंटेरोसिलोमेट, यूसिलोमेट जिसको बोला जाएगा एंटेरोसिलोमेट। तो एंटेरोसिलोमेट के अंदर आ जाएगा गाइनोडर्मेटा से लेकर, इकाइनोडर्मेटा जिसमें सी स्टार्स और सी अर्चिन्स आते हैं, वहां से लेके हेमिकोडेट्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे, फिर कोडेटा एंड इसका एक और एग्जांपल एक माइनर फाइला है वो याद रखना हमें, वो है फोरोनिडा, फोरोनिडा। तो इस तरह से माइनर फाइला सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। तो एंटेरोसिलस जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें आ जाएगा फोरोनिडा। अब यहाँ पर आंसर्स देखें तो शूडोसिलोम के अंदर क्या आ जाएगा, एकेंथोसिफेलस शूडोसिलोमेट है, फोरोनिस, ये फोरोनिस तो क्या है, एंटेरोसिलस है। एस्केरिस क्या है, एस्केरिस जिसमें एस्केल्मिन्थेस वाला है ये भी इसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें लोक्सोसोमा इसका एग्जांपल नहीं है। Which of the following animals do not have an example of pseudocylomates? तो लोक्सोसोमा इसका एग्जांपल नहीं है, शूडोसिलोमेट नहीं है। तो इसमें फोरोनिडा भी नहीं है और लोक्सोसोमा भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो इसमें फोरोनिस तो क्या है, ट्रू सिलोम वाला है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ शूडोसिलोमेट। तो शूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल यहाँ पर लोक्सोसोमा नहीं है और फोरोनिडा भी, फोरोनिस भी नहीं है, लेकिन इसमें अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिलोम प्रेजेंट ही नहीं होती है, लेकिन इन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ फॉर्म में सिलोम प्रेजेंट रहती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर करेक्ट। अदरवाइज ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सिलोमेट के अंदर फोरोनिस भी नहीं आता है इसमें। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर अभी इसको
फर्स्ट को कंसिडर करेंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन लोकोमोशन ऑफ स्टारफिश। तो स्टारफिश जो कि एस्टेरॉयडिया के अंदर आता है, उसके अंदर लोकोमोशन के लिए कौन हेल्प नहीं करता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ट्यूफिट स्टारफिश का मेन, ट्यूफिट काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, और ये एक्सटेंड होकर सरफेस के ऊपर ग्रिप बनाने का काम करते हैं ट्यूफिट्स। तो ट्यूफिट्स तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का भी रोल लोकोमोशन के अंदर होता है, और हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है ये वाटर को पुश करता है ट्यूब फीट के अंदर, और इसकी वजह से इसमें लोकोमोशन पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा है पेडिसिलेरी। तो पेडिसिलेरी कुछ पिंसर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती हैं स्टारफिश की बॉडी के ऊपर, और ये जो टाइनी पिंसर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्लीनिंग, प्रोटेक्शन और कुछ प्रे कैप्चरिंग के लिए यूज आती हैं, ना कि लोकोमोशन के लिए। सो दिस इज नॉट फॉर द लोकोमोशन, इट इज फॉर द क्लीनिंग पर्पस एंड प्रे कैप्चरिंग पर्पस। सो दिस इज द रॉन्ग। एम्पुलरी सर्कुलर मसल्स, एम्पुलरी सर्कुलर मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिट्रैक्ट होती है, ट्यूब फीट को कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करने का काम करती हैं, जिससे लोकोमोशन पॉसिबल हो पाता है। तो ये भी रोल प्ले करती हैं, ये भी पार्टिसिपेट करती हैं फॉर द लोकोमोशन। बट पेडिसिलरी यहाँ पर लोकोमोशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन एंड प्रे कैप्चरिंग में रोल प्ले करते हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा।